तो चलिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, अनसीन पैसेज। तो पहली बात कि भाई ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता क्या है। तो देखिए, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज द एबिलिटी मतलब क्षमता, राइट, टू रीड टेक्स्ट, प्रोसेस इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। मतलब आप जब भी कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो पहले आपको वो समझ में आए, आप उसे प्रोसेस करें और फिर उसके हिसाब से आंसर दें। देखिए 4 स्टेजेस हैं, पहले आपको पढ़ना है, फिर आपको समझने के लिए प्रोसेस करना पड़ेगा ना कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, उसका क्या मीनिंग है, ऑथर ने क्या डायरेक्टली कह दिया है और क्या वो इम्प्लाई करना चाह रहा है, राइट। और फिर आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग और इस पे बेस्ड आपको देने होते हैं आंसर। तो देखिए, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज ऑल अबाउट टाइम, इट्स ऑल अ टाइम रेस। क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज, आपको कोई चाइनीज़ जापानीज़ टाइप की लैंग्वेज में कोई पैसेज दे दें और फिर आपसे बोले इसे पढ़ के सॉल्व कीजिए, और अगर आपको साथ में एक डिक्शनरी भी दे दें, तो फिर आपको बस टाइम का कंस्ट्रेंट रह जाएगा ना, क्योंकि जैसे आपको टाइम मिलेगा आप डिक्शनरी में देखोगे, मीनिंग देखोगे और सब सॉल्व हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट टाइम, राइट। तो हमें ये सीखना है आज के सेशन में कि इस टाइम को कैसे हम मिनिमम कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं क्या क्या पहले तो हमें ध्यान में रखना है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करने के लिए, इसके पहले कि हम एक्चुअली क्वेश्चंस को सॉल्व करें। पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी पैसेज 2 चीज़ों पे बेस्ड होता है। एक उसकी सेंट्रल थीम होती है। सेंट्रल थीम मतलब किस आइडिया के अराउंड पूरा पैसेज आसपास उसके घूम रहा है ना। और यही जो घूम रहा है ना पैसेज, उसी को हम कहते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स। तो आपको पहले तो समझ में आना चाहिए कि पैसेज की सेंट्रल थीम क्या है। जो भी ऑथर है उस थीम के बारे में पॉजिटिव बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, न्यूट्रल है, या उसकी टोन कैसी है ना, क्रिटिकल हो रहा है वो, या एनालिटिकल हो रहा है, या सपोर्टिव हो रहा है, या इन्फॉर्मेटिव पैसेज है। आपको ये सब समझ में आना चाहिए। या तो वो इस टोन से रिलेटेड क्वेश्चन कोई डायरेक्ट पूछ सकते हैं, है ना, कि टोन कैसी है, और नहीं तो वो क्वेश्चन सॉल्विंग में हमें बहुत हेल्प करता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई पैसेज गो थ्रू करते हैं तो आपको सबसे पहले उसकी सेंट्रल थीम एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो पहले हम समझ लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे ये अनसीन पैसेज में। तो देखिए, पहला टाइप का जो क्वेश्चन है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो है सेंट्रल थीम से रिलेटेड। मतलब ये जो भी पैसेज है ये किस आइडिया या किस थीम के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा, वो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सेकंड, उसी की डिटेल्स कि हम इस आइडिया तक पहुँचे कैसे। अगर कोई फैक्ट्स दिए हुए हैं कि भाई इस रीज़न से मुझे ये आइडिया आया कि या ऐसा होना चाहिए, जो भी ऑथर सजेशन दे रहा है या क्रिटिसाइज़ कर रहा है किसी बात को, या जो भी उसने पॉइंट्स उठाए हैं, है ना, वो सब क्या हो गए, उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर थर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इन्फ्रेंस बेस्ड। इन्फ्रेंस मतलब क्या होता है, कंक्लूजन। मतलब ये जो भी आपने इतना बड़ा 2 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ पढ़े, इसको पढ़ के आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी। मतलब यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। और रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है कि जो छुपी हुई बात है, मतलब जो वर्ड्स लिखे हैं वो तो ठीक है, आपको उसके पीछे का क्या मतलब था, उद्देश्य क्या था, उसका एम क्या था वो बात को करने का, आपको वो समझ में आना चाहिए, राइट। तो इन्फ्रेंस मतलब कि जो भी हमको ऑथर ने इन्फॉर्मेशन दी है या जो भी हमें बातें बताई हैं या जो भी उसने पैसेज में लिखा है पूरे, हमें ये समझ में आना चाहिए कि उससे वो बताना क्या चाह रहा था, कि वो फाइनली उसका डेस्टिनेशन क्या था, वो किस कंक्लूजन पे पहुंचना चाह रहा था, राइट। तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फोर्थ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि पैसेज की टोन पे बेस्ड होते हैं। एक तो पैसेज की टोन होती है और दूसरी ऑथर की टोन होती है कि ऑथर उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके क्या कन्वे करना चाह रहा था, राइट। फिफ्थ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं वोकैबुलरी बेस्ड। अगर देखिए बैंक वगैरह में अगर जैसे 10 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मिनिमम 4 इस वोकैबुलरी से होते हैं। और कहीं भी अगर 5 क्वेश्चन भी आए हैं किसी भी पेपर में, मान लीजिए एसएससी का कोई पेपर है और उसमें 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो 2 वहाँ भी मिनिमम वोकैबुलरी के आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मोस्टली सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ज़्यादा बैंक में, और एसएससी में इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो होते हैं वो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स मतलब समानार्थी और पर्यायवाची,
और एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द, है ना। इडियम्स मतलब होता है मुहावरे, और प्रोवर्ब्स मतलब होता है कहावतें, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये सारी जो वोकैबुलरी है ये भी इस पैसेज के अंदर ही पूछ ली जाती है। वो क्या करते हैं, कोई वर्ड हाईलाइट कर देते हैं और उस वर्ड के 4 ऑप्शन दे देते हैं कि अब बताइए इसका सिनोनिम क्या है, या बताइए इसका एंटोनिम क्या है, राइट। तो मोस्टली इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस हमको पैसेजेस पे जो बेस्ड होते हैं वो देखने को मिलते हैं। चलिए, तो अब हमने ये तो समझ लिया कि क्वेश्चंस किस किस टाइप के पूछे जाएंगे। अब हमें ये समझना है कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है पैसेज को सॉल्व करते समय। तो इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं, देखिए, एक पैसेज जिसमें 5 पैराग्राफ दिए हुए हों, हर लाइन से तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। कुछ कुछ लाइन्स होंगी जिससे हमको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, राइट। तो जब आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि किस किस बारे में पूछा गया है। तो जब आप उसके बाद पैसेज पढ़ते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि अरे ये तो पूछा गया था, तो आप तुरंत वहाँ जाके क्या कर सकते हैं, मार्क आंसर। तो आपका क्या बचेगा, टाइम। और यही तो हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे सेशन में, राइट। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चंस पढ़िए जिससे आपको आइडिया लग जाए कि पूछा क्या गया है। तो आप ये पढ़ते समय तुरंत ही मार्क कर लें या आपको जल्दी समझ में आ जाए, राइट। सेकेंड क्या बोलता है, टेक अ क्विक ग्लांस एट द पैसेज। अब क्वेश्चंस पढ़ लिए, अब आप क्या कीजिए, एक बार पूरा पैसेज रीड कर लीजिए। और कैसे, ऐसे नहीं कि बिल्कुल पढ़ने बैठ गए तो बहुत देर लग रही, नहीं, जल्दी से पढ़ना है, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए। आप क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, राइट। आपको सेंट्रल आइडिया समझ में आ जाना चाहिए, आपको थीम समझ में आ जाना चाहिए, टोन समझ में आ जाना चाहिए, राइट। तो एक जल्दी से उस पर बोलते हैं ना, सरसरी निगाह मार लेना है, तो वही बात है। थर्ड होता है, पे अटेंशन टू द वर्ड्स लाइक स्पेसिफिकली, इन फैक्ट, इन पर्टिकुलर, एज अ रिजल्ट। देखिए, जब किसी बात पे जोर डालना होता है ना, तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हाईलाइट करने के लिए होती हैं। तो जब भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखाई देते हैं, इन फैक्ट, एज अ रिजल्ट, हो सकता है कि बाद में यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ हो, ठीक है। तो जब भी आप पैसेज पढ़ते हैं और ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, राइट। फोर्थ जो मेरी टिप है आपके लिए वो ये है कि जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है ना, उन्हें पहले सॉल्व कर लीजिए। क्या होता है, 50% लगभग क्वेश्चंस इसके होते हैं। तो जब आप 50% क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो काम आधा हो जाता है। तो 10 के 5 हो गए, या 6 के 3 हो गए, 5 के 3 हो गए, व्हाटएवर, आपका जो प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा एकदम से कम हो जाता है, राइट। और उसमें टाइम भी नहीं लगता। क्या है कि जो पैसेज है ना, उससे बच्चे डरते ही इसलिए हैं क्योंकि टाइम बहुत लगता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। हम चलते हैं हमारे 5th पॉइंट की तरफ, जो कहता है नेवर अज्यूम एनीथिंग ऑन योर ओन। इसका मतलब है कि जो भी आपको पैसेज में ऑथर ने लिख के दे दिया, आपको उसके पैरामीटर के बाहर नहीं जाना है। मतलब आपको वो कभी ये नहीं पूछेगा कि आप क्या सोचते हैं, वो हमेशा ऐसे बोलेगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज, या अकॉर्डिंग टू द ऑथर, या व्हाट डू यू थिंक दिस पैसेज सजेस्ट्स। तो अपनी तरफ से कभी भी एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन हमें ऐड नहीं करनी है ना। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कभी, नेवर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कभी भी नहीं, राइट। और जो 6th पॉइंट है वो कहता है एनालाइज द टोन ऑफ द पैसेज। इससे बहुत कुछ सॉल्व होगा। एक्चुअली इससे क्या होता है, जब आप पैसेज की टोन समझ जाते हैं तो आप ये समझ जाते हैं कि ऑथर क्या कहना चाह रहा था अल्टीमेटली। तो जब 4 ऑप्शंस आते हैं ना, तो एलिमिनेशन में बहुत हेल्प मिलती है। एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन मतलब होता है कि भले ही मुझे ये ना पता हो चारों में से सही कौन सा है, पर मुझे ये पता चल जाता है कि कौन सा गलत है। और जब गलत वाले हट जाते हैं ना, तो कन्फ्यूजन काफ़ी कम हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 3 गलत है, मुझे ये पता है, मुझे भले ये नहीं पता था कि ये राइट होना चाहिए, पर मुझे ये पता चल जाएगा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, राइट। अब देखिए, जो नेक्स्ट चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारे लिए पैसेज सॉल्विंग और इजी हो जाए। तो उसका एक सीधा और सिंपल आंसर है, और वो है रीडिंग। देखिए, जो मोस्टली हमें पैसेज देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, वो होते हैं आर्टिकल से, न्यूज़पेपर के, राइट, या मैगजीन्स के। आपको कई बार पेपर के नीचे
लिखा भी दिख जाएगा सोर्स कि वो आर्टिकल कहाँ से उठाया गया है। और क्या होता है कि जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, तो हम उस लैंग्वेज से थोड़े से क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लिखा जा रहा है, जैसे आप बैंक्स वगैरह के एग्ज़ाम देखते हैं तो उसमें इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत कुछ पूछते हैं, राइट। तो जब आप बहुत सारे आर्टिकल्स उससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं ना, तो आपको वोकैबुलरी क्लियर होने लगती है, आपको चीज़ें एक बार में समझ में आने लगती हैं, आपको रिपीटेशन नहीं लगता बात का, राइट। तो रीडिंग से बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। देखिए, ऐसा कहते हैं कि अगर आप 1 साल तक कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे ना, तो 70% आपकी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जानी है, कोई भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बस पढ़ लिया, पढ़ने का मतलब समझ के पढ़ा, एनालाइज करके, है ना। एक एक वर्ड का मीनिंग देखा, सेंटेंसेस को एनालाइज किया, हर चीज़ को एनालाइज किया कि क्या लिखा हुआ है, उसके पीछे का क्या एम था, है ना। जो भी मैंने आपको बोला, रीड बिटवीन द लाइंस, तो वैसे ही हमें क्या करना है, रीडिंग करना है, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। सेकेंड, हमें हमारी वोकैब पे काम करना है, तो वही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, राइट। जब आप रीडिंग करते हैं ना, तो वोकैब अपने आप बिल्डअप होती है। और एक छोटी सी टिप मेरी तरफ से, जैसे आपने आज कोई एक नया वर्ड पढ़ा, है ना, कोई भी वर्ड, जैसे आपने वर्ड पढ़ा चाइल्ड, चाइल्ड मतलब होता है डांटना, है ना, टू स्कोल्ड। तो आज अगर आपने ये वर्ड पढ़ा, अब आप इसके सिनोनिम्स देख लीजिए गूगल पे जाके, एंटोनिम्स देख लीजिए, तो क्या होगा कि एक ही मीनिंग से रिलेटेड आपको काफ़ी वर्ड पता चल जाएंगे और इससे ऑपोजिट भी पता चल जाएंगे। तो मीनिंग आपको एक याद करना पड़ेगा और ये साथ में याद हो जाएंगे। और फिर क्या होता है, एक चेन होती है दिमाग में, हमेशा साथ में आते हैं फिर वो वर्ड्स। तो जब आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जहाँ पे वोकैब पूछी जाएगी, जहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, वहाँ पे भी आपको ये चेन काफ़ी काम आएगी। तो ये 2 चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं 2 पैसेजेस, एक SSC में आया हुआ और एक SBI PO में आया हुआ। तो हम समझते हैं कि ये जो हमने सीखा है इसे थोड़ा अप्लाई कैसे करना है। तो ये हमारा पैसेज है जो रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड है। जो भी हमको डेटा देना था ऑथर को, उसने दे दिया। अब देखिए, ये मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, आप पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। अब मैं बताती हूँ आपको कि हमारी अप्रोच क्या होना चाहिए। एनीवे, हमें पहले तो ये पढ़ना भी नहीं था, हमें पहले क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस। तो चलिए हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहले पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड फेयर विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। अब बात यह है कि पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये फेयर वर्ड कहाँ लिखा है। तो अगर मैं पहले ही पढ़ लूँगी कि भैया फेयर का मतलब पूछा है, तो जब मैं वापस जाऊँगी पैसेज पढ़ने तो मुझे याद रहेगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू अकाउंट फॉर। दूसरा क्या याद रखना है मुझे, अकाउंट फॉर। और इट इज़ फेयर टू स्टेट, चलिए इन्होंने लिख के दे दिया, ये है, इट इज़ फेयर टू स्टेट दैट the growth trajectory is incredible, and considering that it took only a little more than a just decade to reach this position, we could call it। अब इसके लिए तो मुझे पैसेज में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, समझ रहे हैं आप। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे ना तो काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। और ये पूछा गया क्वेश्चन है तो बस हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, राइट। तो अब हम चलते हैं वापस हमारे पैसेज की तरफ। हमें क्या याद रखना है, फेयर, अकाउंट फॉर, और यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा। तो ये हमारा पैसेज है और इस पैसेज को अगर मैंने वो 3 क्वेश्चन पढ़ने के बाद गो थ्रू किया होगा तो ये पैसेज मेरे लिए सिर्फ इतना रह जाएगा, सिर्फ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इधर से ही मिल जाने हैं, बाकी की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें पहला तो समझना था कि फेयर का मीनिंग क्या होगा, राइट। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड फेयर विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ऑफ पैसेज। लाइन क्या थी कि इट इज़ फेयर टू स्टेट दैट द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, मतलब ऐसा कहना सही होगा कि जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री थी वो इनक्रेडिबल थी, है ना। और ये कंसिडर करते हुए कि बहुत कम समय लगा, ओनली अ लिटिल मोर दैन जस्ट अ डिकेड। अ लिटिल मतलब थोड़ा ज़्यादा, हमने एडजेक्टिव्स में पढ़ा है, अ लिटिल मतलब थोड़ा ज़्यादा, मोर दैन जस्ट अ डिकेड मतलब 10 साल से कुछ ही ज़्यादा लगा है इस पोजीशन में पहुंचने के लिए। तो हम इसे क्या कहेंगे, वी कुड कॉल इट वॉट। तो देखिए, अभी जो मैंने आपसे एलिमिनेशन की बात की थी, आप इतना समझिए कि अगर वो खुद ही वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, इनक्रेडिबल, इसीलिए टोन भी काम आती है, इसीलिए एलिमिनेट करने के लिए। अगर मुझे मतलब नहीं पता होता, मान लीजिए, ठीक है, तो डिसमिल, अगर कोई
वर्ड डिस से शुरू हो रहा है तो डिस एक नेगेटिव प्रीफिक्स होता है। तो आप ये समझिए कि जब वो खुद ही इनक्रेडिबल कह रहा है, वो खुद ही कह रहा है कि थोड़ा ही ज़्यादा समय लगा है ना यहाँ तक पहुँचने में 1 दशक से, तो वो नेगेटिव तो नहीं बोलेगा, गलत। इनएडिक्वेट भी रॉन्ग हो गया, राइट। तो ये 2 तो ऐसे ही हट गए। अब हमारे पास क्या बचा है? फिनोमिनल, अफोर्डेबल और अफेक्टिव। तो आप एक मुझे बात बताइए कि जिसको मैं इनक्रेडिबल कह रही हूँ, जिसको कह रही हूँ कि इतने जल्दी पहुँच गया, तो उसके लिए अफोर्डेबल लगाना तो सही नहीं है। अफोर्डेबल मतलब किसी चीज़ को अफोर्ड कर पाना, किसी चीज़ का व्यय ले पाना, उठा पाना, राइट। और अफेक्टिव मतलब जिसका थोड़ा अफेक्ट पड़े। और ये एक वर्ड है फिनोमिनल। फिनोमिनल काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है, बहुत अच्छा, राइट। तो जब खुद ही वर्ड उसने इनक्रेडिबल इस्तेमाल किया तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? फिनोमिनल, राइट। अब बात आती है फर्स्ट क्वेश्चन की कि भाई फेयर किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया। उन्होंने कहा ऐसा कहना सही होगा क्योंकि, उन्होंने आगे रीज़न दे दिया। तो अब ऐसा कहना एक्सीलेंट होगा तो कोई सेंस नहीं करता। कलर्ड कुछ मतलब है क्या? नहीं। डिलिजेंट मतलब क्या होता है? बहुत ध्यानपूर्वक, है ना। और प्रेजुडिस मतलब क्या होता है? पूर्वाग्रह से पीड़ित। पूर्वाग्रह मतलब जो किसी के बारे में पहले से ही राय बना ले, उसके कलर, उसकी कास्ट, उसकी रेस, उसके सेक्स पे बेस्ड, राइट। तो ये तो बड़ा नेगेटिव है, तो इसका तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। एक बात बच रही है, वो है रीजनेबल। ऐसा कहना रीजनेबल होगा कि ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इनक्रेडिबल है क्योंकि काफ़ी कम समय लगा उन्हें यहाँ तक पहुँचने में, तो ऐसा कहना रीजनेबल होगा, राइट। और अब आता है सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू अकाउंट फॉर। तो चलिए हम पैसेज देखते हैं। ये कह रहा है द ग्रोथ इज कंसिस्टेंट विथ ईच ईयर आउट परफॉर्मिंग द प्रीवियस। मतलब ग्रोथ कैसी है? कंसिस्टेंट है और हर साल पिछले साल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। लीडिंग रीन्यूएबल एनर्जी टू अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ ग्लोबल एनर्जी कैपेसिटी। मतलब क्या हुआ कि रीन्यूएबल एनर्जी टोटल ग्लोबल एनर्जी कैपेसिटी का 1/3 कंट्रीब्यूट करती है या 1/3 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? टू फॉर्म अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ समथिंग। उन्होंने क्या कहा? ग्लोबल एनर्जी का 1/3। तो आंसर तो यही होना चाहिए, बट बाकी भी पढ़ना है हमें। पहले सारे ऑप्शंस पढ़ना है क्योंकि हो सकता है 2 सही हो बट एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। पहले ये हम सॉल्व करते हैं। टू कंसीडर और रिगार्ड मतलब समझना। टेक एन अपॉर्चुनिटी तो कोई मतलब ही नहीं था। डूइंग एनीथिंग रिस्की एंड टेक कंट्रोल ऑफ। तो टेक कंट्रोल ऑफ तो नहीं, कंट्रोल ऑफ मतलब हावी हो जाना, है ना, ज़्यादा डोमिनेट करना, तो वो तो नहीं है। 1/3 मतलब 1/3 कंट्रीब्यूट करती है, राइट। तो यहाँ पे हमारे ये तीनों क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सेम मीनिंग वाले ऑप्शंस का क्या फंडा है। देखिए, अभी मैंने एक वर्ड लिखा था चाइल्ड और मैंने आपको उसका मीनिंग बोला था टू स्कोल्ड, मतलब डांटना। अगर एक ऐसा सेंटेंस आया कि सुधांशु को उसके बॉस ने कुछ काम दिया था और वो नहीं कर पाया, तो बॉस की डांट से बचने के लिए उसने ऑफिस ही छोड़ दिया क्योंकि उसे पता था अगले दिन वो सबके सामने उसे डांटेगा। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? डांटेगा। ये ब्लैंक है जिसमें आपको फिल करना है। अब 4 कुछ भी हो, आपने मान लीजिए 2 एलिमिनेट कर दिए। अब चाइल्ड का मतलब भी डांटना और स्कोल्ड का मतलब भी डांटना, पर एक डिफरेंस है। स्कोल्ड जो है ना वो थोड़ा पॉजिटिव सेंस कैरी करता है। उसका मतलब है आपको आपकी बेहतरी के लिए डांटना, आपको आपके बेटरमेंट के लिए डांटना। चाइल्ड ना थोड़ा नेगेटिव है। चाइल्ड हमेशा किसी की इंसल्ट करने के लिए किया जाता है, मतलब नीचा दिखाने के लिए ही डांटना है ना, अगर उसे चाइल्ड कहते हैं। तो जो ऐसे डिफरेंस होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्लोज टेस्ट और अनसीन पैसेज दोनों में। जब ये सिमिलर मीनिंग और ऑपोजिट मीनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली तब, तो आप वोकैबुलरी पे काम करना बिल्कुल शुरू कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे पैसेज की तरफ और ये है हमारा सेकंड पैसेज। ये पूछा गया SBI PO 2019 में। तो देखिए ये काफ़ी कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड है। अगर आप ऐसी चीज़ें पढ़ते रहते हैं तो आपको ये जल्दी समझ में आती हैं। अगर आप ऐसा पहली बार एग्ज़ाम में ही पढ़ेंगे तो सबके ही ऊपर से जाएगा, और अगर आपको समझ में भी आ जाएगा ना तो भी वही काफ़ी ज़्यादा
टाइम कंज्यूमिंग होगा, और उसी की तो रेस है। इतना बड़ा पैसेज आया था। तो चलिए एक बार हम पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच फिस्कल डेफिसिट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस ईयर, कि टोटल कितना फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा हैज़ बीन प्रोजेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कितना हुआ है टोटल, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना प्रोजेक्ट किया है। तो ये तो लिखा ही होगा डायरेक्ट, अब मुझे ध्यान देना है बस कि कहाँ पे मेंशन है ये। सेकंड क्या है कि स्टेट का फोकस, बोल्स्टरिंग मतलब होता है बढ़ावा देना, है ना, किस सेक्टर में है, तो सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टू बिगेस्ट क्राइसिस हैपेंड इन रिसेंट डिकेड्स। तो आप पहली बात याद रखिएगा, क्राइसिस सिंगुलर ये होता है और प्लूरल ये होता है, क्राइसिस नहीं होता, है ना, क्राइसिस आई और ई का फर्क है। तो ये भी मेंशन्ड ही होगा डायरेक्ट, अब मुझे याद रखना पड़ेगा ये भी। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अभी अगर मैं पूरा नहीं भी पढ़ूं तो भी मुझे ये दिख रहा है कि सारे ऑप्शन सेम है। टेपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, सेम लिखा हुआ है, सेम डिजिट्स लिखे हुए हैं, ये समझ में आ रहा है। तो मुझे ये जो भी लिखा है ना, टेपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ हेल्प्ड, अगर ये पैसेज में आएगा तो मुझे ध्यान रखना है कि ये कहाँ है, राइट। और इसके बाद क्या क्वेश्चन है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो जैसा ही आप पैसेज पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते इन्हें सॉल्व कर लिया कीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा। अभी क्योंकि आपने पैसेज नहीं पढ़ा तो पहले हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से। तो पहले हमारा पैसेज ये था, और जब मैंने पढ़ लिया वो चारों क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे, तो उसके बाद पैसेज जो था वो मुझे कैसा दिखने लगा, कुछ ऐसा। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि फिस्कल डेफिसिट, तो ये आंसर लिखा हुआ है कितना, 3.2। एक और जो क्वेश्चन था वो लिखा हुआ था कि कौन से दो बिगेस्ट क्राइसिस थे, मैंने आपको क्राइसिस एक्सप्लेन किया, तो ये उन्होंने खुद ने लिख दिया है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ट्रबल इन 1991 एंड द करेंसी टम्बल इन 2013। तो दो क्वेश्चंस के आंसर तो हमें ये क्लियर हो गए, तो ये हमने मार्क कर दिया 3.2। और हमें किस क्वेश्चन का आंसर मिला, थर्ड का, तो हमें एक मिला 1991 और एक मिला 2013, तो कौन सा आंसर है, सी, राइट। हमारा सेकेंड क्वेश्चन था कि स्टेट का फोकस क्या है, कौन से सेक्टर्स पे, और ये लिखा हुआ है द स्टेट्स फोकस ऑन बोल्स्टरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेक्टर्स सच एज ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन एंड पावर। अब आपको अपने मन से नहीं सोच लेना है कि ये तीन है तो चौथा कौन सा होगा, बस यही तीन जितना लिखा गया है हमें बस उतना ही समझना है, राइट। ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, पावर, तो ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन है नहीं और पावर, तो कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ई, राइट। और ये 3.2। आई होप ये तीन क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हों। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन बचा है, कौन सा, टेपिड ग्रोथ वाला, राइट। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है टेपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हैजंट हेल्प्ड, मतलब जो टेपिड इकोनॉमिक ग्रोथ थी, टेपिड मतलब मंद पड़ी हुई, जो ज़्यादा तेज नहीं थी, उसने हेल्प नहीं की। एंड स्टेट्स हैव हैड टू रिजॉर्ट टू हायर मार्केट बोरोइंग्स, तो फिर किसकी तरफ जाना पड़ा, ज़्यादा मार्केट बोरिंग्स की तरफ, उधार की तरफ। इवन आफ्टर द सेंटर हाइक्ड देयर शेयर फ्रॉम टैक्स इनफ्लोज टू 42% फ्रॉम 32%। कहाँ से कहाँ तक, 42%, कहाँ से, 32% से। तो याद रखिएगा स्टार्टिंग 2015 एंड 16। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं वापस। टेपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ हेल्प लिखा है यहाँ, तो उसने कहा था हैजेंट, तो मतलब ये तो कट हो गया। अब मैं एक बार डिजिट्स देख लूँ, 47 32 लिखा है, 42 32 लिखा है, 42 33 लिखा है, कौन सा करेक्ट है, सी, सिंपल। बट वही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सारे सेम दिखते हैं, तो जल्दबाजी में ना लगाएं, इसीलिए एनालाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर ऑप्शन को और हर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा पहले कि पूछा क्या गया है। तो पहला हमारा क्या वर्ड था, अनरेवलिंग। अब पहले तो मुझे मीनिंग पता होना चाहिए, और नहीं भी पता होता है ना तो कभी कभी हमें क्या होता है, टेक्स्ट के कंटेक्स्ट से ही पता चल जाता है। कंटेक्स्ट मतलब क्या होता है, संदर्भ, कि जिस संदर्भ में मैंने वो पर्टिकुलर वर्ड, अगर मुझे पूरा पैसेज समझ में आ रहा है और पूरी लाइन का मतलब समझ में आ रहा है, एक वर्ड है जिस पे मैं मिस कर रही हूँ, तो मैं उस पूरी लाइन के मीनिंग से उस वर्ड के मीनिंग तक पहुँच सकती हूँ, राइट। तो चलिए पहले हम समझते हैं अनरेवलिंग यूज़ कहाँ हुआ था, वो देख लें। Whichever way one looks at it, the steady gains made the state's finances over the past decade seem to be unraveling, right? मतलब जो भी तरीके से कोई देखे उसको,
तो जो भी गेन्स थे सरकार के वो कैसे थे? अनरेवलिंग। अनरेवल मतलब क्या होता है? देखिए, रेवल मतलब क्या होता है? उलझाना। अनरेवल मतलब सुलझाना। क्या होता है? सुलझाना। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आपने पॉज करके पैसेज पढ़ा तो आपको ऐसा लगता है कि कभी भी हम कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ करना चाह रहे थे उस कंटेक्स्ट में? नहीं। तो कंफ्यूज नहीं हुआ, थ्रो नहीं हुआ। देखिए, फडल, फडल मतलब क्या होता है? जब वो जो कुछ लोगों को शौक होता है ना पीने वीने का, तो वो जो पी के ज़बान लड़खड़ाती है उसको कहते हैं फडल, राइट। और ट्विस्ट करना मतलब मरोड़ देना। तो एक ही वर्ड बचता है जो पॉजिटिव था, रिजॉल्व, और वही इसका आंसर है। अनरेवलिंग का मतलब क्या होगा? रिजॉल्व करना, राइट। तो देखिए, ये चार बस क्योंकि अलग तरीके से जा रहे थे, दूसरी दिशा में लेके जा रहे थे, हमें जो भी वहाँ पे बताना चाहा गया था ऑथर के द्वारा उससे, इसीलिए एलिमिनेशन से ही हमारा काम हो गया, राइट। आगे देखते हैं। टम्बल वर्ड है। कहाँ है टम्बल वर्ड? ये रहा। Whose two biggest crises in the recent decades, the balance of payments trouble in 1991, the currency tumble in 2013। अब आप मुझे बताइए कि ये जो क्राइसिस के अंदर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक ट्रबल और दूसरी टम्बल, तो ये टम्बल कैसी होगी मीनिंग में? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव ही होगी। अगर मुझे टम्बल का मीनिंग नहीं मालूम तो चलिए हम आगे देखते हैं। ऑर्डर? नहीं। अब बताइए, राइज मतलब बढ़ना, असेंड मतलब भी बढ़ना, डिसेंड, असेंड, असेंड मतलब आरोह, डिसेंड मतलब अवरोह, मतलब घटता क्रम बढ़ता क्रम, और सरफेस तो मतलब सतह। तो आप बताइए, कोलैप्स होना, गिर जाना, तो क्या होगा इसका आंसर? कोलैप्स। इसका आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट वर्ड है क्लैमर, और इसका हमें ऑपोजिट ढूंढना है। कहाँ लिखा हुआ है क्लैमर? पढ़ते हैं ज़रा हम सेंटेंस। बट देयर आर अदर पोटेंशियल स्ट्रेस पॉइंट्स। स्ट्रेस पॉइंट्स: pay commission hikes, rising interest payments, the unstated risks from guaranteeing proxy of budget borrowings by state enterprises, the boisterous clamor for ad hoc loan waivers। तो आप समझिए कि क्या बोल रहे था वो। बट देयर आर अदर स्ट्रेस पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स हैं? स्ट्रेस वाले, मतलब अच्छे होंगे या बुरे? नेगेटिव होंगे। कि कमीशन हाइक्स होंगी, पे कमीशन हाइक्स होंगी, जो इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं उसकी पेमेंट्स होगी, जो रिस्क हमें समझ में नहीं आ रहे कुछ वो भी होंगे, और कुछ बॉइस्टरस क्लैमर होगा, है ना, जो लोन वेवर्स हैं एडहॉक उनकी तरफ से। तो अभी एक तो आया वर्ड बॉइस्टरस, एक आया क्लैमर। चलिए मैं मान लेती हूँ कि मुझे दोनों का मतलब नहीं पता, तो भी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। वो कैसे? तो अगर मुझे एक बात बताइए, वो स्ट्रेस पॉइंट्स थे तो कुछ भी अच्छा हो सकता है क्या वहाँ पे? नहीं। मतलब क्या हो रहा होगा? बुरा हो रहा होगा। इसका मतलब क्लैमर का मीनिंग कुछ कैसा होगा? नेगेटिव सा। डिस्टर्बेंस नेगेटिव है, बिल्कुल। हमें क्या ढूंढना है? इसका ऑपोजिट। मतलब अगर ये नेगेटिव है तो हम ढूंढ क्या रहे हैं? कोई पॉजिटिव वर्ड। तो देखिए, डिस्टर्बेंस गलत हो गया, मेक नॉइस गलत हो गया, डिसोनेंस गलत हो गया। लोन वेवर्स डिमांड करेंगे क्या? नहीं। क्लैमर का एक्चुअली मतलब होता है जो चाहिए उसके लिए हिंसक तरीके से आवाज़ उठाना, है ना। तो क्लैमर एक नेगेटिव वर्ड है। हिंसक तरीके से मतलब बहुत चीखना चिल्लाना, आवाज़ तेज़ करना, लाउड होना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? काम। इसका आंसर क्या है? काम। और जो लास्ट वर्ड हमें समझना है वो है बोल्स्टरिंग, जिसे हमने अभी ही डिस्कस किया था क्वेश्चन में, जहाँ मैंने आपको मीनिंग भी बताया था, जो था बढ़ावा देना, राइट। इसका मीनिंग तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हम फिर भी एक बार वापस से वो सेंटेंस देख लेते हैं। द स्टेट फोकस ऑन बोल्स्टरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेक्टर्स सच एज ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन एंड पावर इज वेलकम। और हमें इसका मीनिंग कैसा ढूंढना है? ऑपोजिट। तो अगर ये पॉजिटिव है तो अब कैसा मीनिंग होगा इसका? नेगेटिव, जो हमें ढूंढना होगा। तो देखिए, टोन अप, अप पॉजिटिव ही है। फोर्टिफाई, फोर्टिफाई करने का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मतलब किसी चीज़ को फिजिकली सपोर्ट देके और ज़्यादा क्या बनाना? स्ट्रॉन्ग बनाना। तो ये तो फिर पॉजिटिव हो गया, हमें तो नेगेटिव चाहिए। सपोर्ट, ये भी पॉजिटिव है। हिंडर, इसका मतलब होता है रोकना, तो इसका आंसर क्या है? हिंडर, राइट। तो अगर हमें वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होते पर हमें पैसेज समझ में आ रहा होता है तो भी हम मार्क कर सकते हैं, बाकी के लाइन का मीनिंग को समझ के, राइट। और सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो है रीडिंग। देखिए, इसके बिना कुछ नहीं होना है। ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट चीज़ है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा अटेंशन पे करना है, क्योंकि
रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में क्या होता है कि मैं कभी आपकी हेल्प करने नहीं आ सकती एग्ज़ाम में, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है कि आप किसी चीज़ को पढ़ के उसे कितने अच्छे तरीके से समझ के क्या कर पा रहे हो उसे अप्लाई। तो आप जितना पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा तेज़ आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, उतने ही ज़्यादा वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में ऐड होंगे, आपकी वोकेबुलरी उतनी स्ट्रांग होगी, इडियम्स, वर्ब्स, ये जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था अकाउंट फॉर, हम कवर करेंगे इन्हें भी, राइट। तो ये जो वर्ब्स होती हैं, स्पेशल वर्ड्स होते हैं, स्पेशल कंडीशंस वाले सेंटेंसेस होते हैं, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो ये सब चीज़ हमें डेली बेसिस पे देखने को मिलती रहती है, तो हम उनसे फेमिलियर हो जाते हैं। तो जब वैसी ही चीज़ें हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलती है ना, तो हमें समझने में टाइम कम लगता है। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल प्रूव हो, और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं अगर आप उन्हें ध्यान रख के पैसेज को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग करेंगे, तो आपके लिए अनसीन पैसेज को हैंडल करना, सॉल्व करना और अटेम्प्ट करना ईजी हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं इंग्लिश का, तो आरसी को कभी नहीं छोड़ना ये सोच के कि टाइम लगता है। उसके लिए मेहनत कीजिए ताकि टाइम कम हो, क्योंकि आपको शॉर्ट नंबर देके जाता है। ये आपसे पूछता वही है जिसके बारे में उसने डेटा दिया होता है आपको, राइट। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।